हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। अब परिप्रेक्ष्य क्या होता है? परिप्रेक्ष्य, मीनिंग ऑफ परिप्रेक्ष्य एंड टाइप्स ऑफ परिप्रेक्ष्य, स्पेशली सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। अब समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, सीधे पहले तो पर्सपेक्टिव को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? पर्सपेक्टिव को अंग्रेजी भाषा का शब्द परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव, जो लैटिन भाषा के पर्सपेक्ट शब्द से बना है, जिसका अर्थ सीन थ्रू यानी ऊपर से नीचे तक देखना होता है। और ऊपर से नीचे तक देखना, अन्य शब्दों में परिप्रेक्ष्य का अर्थ एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखना या निरीक्षण करना ही परिप्रेक्ष्य है। सामाजिक विज्ञानों में इसका अर्थ प्रारंभ से अंत तक परीक्षण या अन्वेषण करना है। जब कोई वैज्ञानिक अपने विषय के विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किसी तथ्य, घटना या सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन विशेष स्थितियों या दृष्टिकोणों से करता है, नज़रिए से करता है, तो वह उस विषय का परिप्रेक्ष्य कहलाता है। सभी विषयों या घटना का अध्ययन अपने विशेष ढंग, तरीका या दृष्टिकोण से देता है। इस ढंग, तरीके या दृष्टिकोण को ही हम परिप्रेक्ष्य के नाम से जानते हैं। परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य अध्ययन के क्रमबद्ध, व्यवस्थित और विशिष्ट दृष्टिकोण से होता है। एक विषय को अन्य विषयों से जो विशिष्ट बनाता है। किसी भी घटना या तथ्य के अध्ययन के अनेक उपागम होते हैं, पहलू होते हैं। मतलब आप जिस भी दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगी वही उसका परिप्रेक्ष्य हो गया, वही उसका पर्सपेक्टिव हो गया। अब स्पेशली समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का परिभाषा अर्थ की बात है तो कई सारे राइटर हैं जो अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित किए हैं। और उसमें सबसे पहले थियोडोरसन है, और थियोडोरसन, दो बार इनका नाम है, थियोडोरसन और थियोडोरसन। ये कहते हैं कि मूल्य, विश्वास, अभिवृत्ति और अर्थ व्यक्ति को संदर्भ एवं दृष्टिकोण उपलब्ध कराते हैं, जिनके अनुसार वह परिस्थिति या निरीक्षण व अवलोकन करता है, परिप्रेक्ष्य कहलाता है। निरीक्षण, अवलोकन, अनुसूची, प्रयोग, प्रश्नावली, ये सब रिसर्च के एक पार्ट हैं, लेकिन सबका इसमें यूज किया गया है। और समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को आप देखेंगे तो आगे चल के ये दो भाग में बटा है, एक साइंटिफिक और एक ह्यूमनिस्टिक। माने एक सबसे पहले शुरुआत में देखिए, अब कई सारे राइटर पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। थियोडोरसन की हो गई, उसके बाद लुंडबर्ग महोदय ने कहा है, लुंडबर्ग ने बताया है कि हमारी स्थापित आदतों की व्यवस्था ही संदर्भ परिधि के निर्माण में योग देती है। आदतों की व्यवस्थाओं को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि ये लोक भाषा में होती हैं। इन्हें विश्वास, सिद्धांत या जीवन दर्शन के नाम से पुकारा जाता है। स्पष्ट है कि परिप्रेक्ष्य मानव द्वारा अपने अध्ययन के उद्देश्यों, सीमाओं और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया गया दृष्टिकोण है। अब देखिए लुंडबर्ग ने इसको बताया है। इसके बाद इलो चिनाय है, ये कहते हैं कि किसी भी विषय का परिप्रेक्ष्य उसमें प्रयुक्त होने वाली अवधारणाओं से ज्ञात किया जा सकता है। आपका कहना है कि किसी भी विषय या विज्ञान को समझने के लिए जान लेना आवश्यक है कि उसमें किन किन मौलिक अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है। यदि हम इन अवधारणाओं को समझने के लिए उस विज्ञान की प्रकृति एवं परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करते हैं तो वही आसान हो जाएगा। साथ गुडे हार्ट हैं, इन्होंने कहा है कि किसी भी घटना, स्थिति तथा वस्तु का अलग अलग प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है। आपने बताया किसी भी घटना या विज्ञान की परिभाषा, उसका अध्ययन क्षेत्र, प्रकृति, सिद्धांत और धारणा इसके परिप्रेक्ष्य ही तय करती हैं। इसके बाद हैं प्रथम समाजशास्त्री, समाज, समूह, समिति, संस्था, सामाजिक प्रक्रिया, अंतःक्रिया, संबंध, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संरचना, व्यवस्था, इसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं या पता लगाने का प्रयास करते हैं कि इन परिवर्तनों से सामाजिक व्यवस्था, सहयोग, एकीकरण, संगठन आदि घटते हैं या बढ़ते हैं। वे इस दृष्टिकोण से भी अध्ययन करते हैं कि इसमें कहीं व्यवस्था, विघटन, ये सब तो संघर्ष तो नहीं बढ़ रहा है। कुल मिला के हम यहाँ देखते हैं कि समाजशास्त्र में घनिष्ठ संबंध रखने वाली सामाजिक विज्ञान जैसे राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र के दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही यह जानने का प्रयास करते हैं कि ये समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य से किस प्रकार भिन्न है। तो ये तो हो गई समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का अर्थ, परिभाषा। और इसके बाद समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के टाइप्स आप देखेंगे आगे, इसको दो भाग में बांटा गया है। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में सबसे पहला परिप्रेक्ष्य है, आगे आप देखेंगे कि वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि शुरुआत में पहले जो कांट समाजशास्त्र के जनक हैं, इन्होंने वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का सहारा लिया,
सहारा के लिए इन्होंने समाजशास्त्र का नाम ही सामाजिक भौतिकी रख दिया था। भौतिक विज्ञान वही प्राकृतिक में आता है और उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान की भांति ही इन्होंने समाजशास्त्र को भी उसी से जोड़ के बताया समझाया था। समाजशास्त्र को भी ये रेपुटेड साइंस बनाना चाहते थे और उनके साथ साथ देखिए ये सारे लोग स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, पैरेटो, पार्सन्स ये सारे वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को अपनाए थे और इन विद्वानों का मानना था कि मानवीय व्यवहार कुछ वैज्ञानिक नियमों और प्रविधियों के अनुसार संपन्न होता है और लोग समान परिस्थितियों में समान रूप से व्यवहार करते हैं। उनका यह भी मानना है कि मानवीय आचरण में कार्य कर्ण का संबंध पाया जाता है। इनके संबंध में पूर्वानुमान भविष्यवाणी की जा सकती है। दुर्खिम द्वारा अपनाया गया व्यवहार तरीका वैज्ञानिक था जिसके प्रमुख कारण थे समस्या को परिभाषित करना, परिकल्पना करना, उपकल्पना बनाना, समस्या को कैसे हल किया जाए, इस उपकल्पना की जांच करना, परिणामों द्वारा निकाले गए निष्कर्षों का विश्लेषण करना। दुर्खिम ने अपने अध्ययन में कार्य कारण संबंधों को विशेष बल दिया। उनके द्वारा अपनाया गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्वयं प्रमाण से, जैसे उन्होंने आत्महत्या वाले में भी उसका किया और कंपैरिजन किया। मैक्स वेबर ने अपने समझ वाले में किया। रॉबर्ट के मॉर्टन ने बताया कि समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को वैज्ञानिक स्वरूप प्राप्त करने के लिए विज्ञान की प्रमुख विशेषताओं को मान्यता देना होगा। इसके अलावा आगे चल के बहुत सारे राइटर हैं जिन्होंने वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में वर्तमान काल में समाजशास्त्री हुए हैं जो लोग इनका विरोध किए और विरोध करके इन लोगों ने सामाजिक घटना को मानवीय व्यवहार से देखने का प्रयास किया और उन लोगों ने ही क्या किया कि समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य की जगह वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की जगह इन लोगों ने इसका आलोचना करके और मानव शास्त्री या मानविकी परिप्रेक्ष्य का स्टार्टिंग किया, ह्यूमनिस्टिक परस्पेक्टिव जिसको बोलते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में परिपक्व औद्योगिक व्यवस्था की नवीन परिस्थितियों और समस्याओं के फलस्वरूप समाजशास्त्र का रूप परिवर्तित हुआ। अमेरिकी समाजशास्त्र में मनोवैज्ञानिक तत्व को प्रमुखता देते हुए मनुष्य की इच्छा, भावना, उद्देश्य और बुद्धि के रूप में परिभाषित किया गया। वहाँ लोगों को नई सामाजिक व्यवस्था तैयार रहने की प्रेरणा दी और सामाजिक समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान खींचा। औद्योगिकरण, नगरीकरण, अरे आप लोग सुने होंगे कि हमारा समाजशास्त्र का उदय हुआ, स्टार्टिंग हुई तो उस समय चार कारण उसके फैक्टर थे जिसको टी.बी. बाटोमोर ने ए गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर नामक पुस्तक में 4 कारण बताए हैं। उसमें इंग्लैंड की क्रांति, औद्योगिक और फ्रांस की राज्य क्रांति और उन क्रांतियों के बाद समाज में अव्यवस्था पनप गई। जो गांव में लोग रहते थे छोड़ के शहरों में जाने लगे, नगरीकरण हो गया, महिलाओं की स्थिति में भी सुधार हुआ, जॉइंट फैमिली टूट के एकाकी होने लगी, न्यूक्लियर फैमिली बनने लगी। तो इन सब के उससे एक नई व्यवस्था का स्टार्टिंग हुआ जिसमें परिप्रेक्ष्य भी चेंज हो गया। आप देखेंगे कि सबसे पहले स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा कि काम्ट के साथ साथ स्पेंसर, मार्क्स, दुर्खिम और वो सारे लोग उनके सपोर्टर थे और सारे लोग समाजशास्त्र को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से ही जानने समझने का प्रयास किए। और उसके बाद कुछ लोग आए जिन लोगों ने यूरोप में मानवशास्त्री परिप्रेक्ष्य की स्टार्टिंग की। सबसे पहले अमेरिका में डिल्थे थे। डिल्थे ने अनुभववाद के रूप में समाजशास्त्र को समझाने का प्रयास किया था जिसका अंत किया गया। अब आज तो आप लोग इतना ही पढ़ पाए समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में। अब कल आप लोगों को बताया जाएगा, आज तो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य हो गया, आपको कल वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की विशेषताएं बताएंगे और मानविकी परिप्रेक्ष्य, इन दोनों के बारे में समझाएंगे। दैट्स ऑल बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।